हम सब के परम श्रद्धेय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज ने जब काशी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की तो उस वक्त उनका एक सपना था। और वो सपना था सनातन विज्ञान को आधुनिक विज्ञान से श्रेष्ठ साबित करने का। और महामना का यह सपना साकार हो रहा है इस केबिन में। जी हाँ, यह केबिन है प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का, जो इस वक्त तो अपने कक्ष में मौजूद नहीं है, मगर उनके कक्ष में जो कुछ भी मौजूद है वो इस बात की कहानी कह रहा है कि कैसे प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के सपने को साकार कर रहे हैं। उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है रामायण। जी हाँ, डीएनए के विज्ञान को समझने में रामायण किस तरह से प्रोफेसर चौबे की मददगार बनी, ये दास्तान मैं इस एपिसोड में आपको उनके मुंह से ही सुनवाऊंगा। अभी जब मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था आपके कक्ष में आकर, तो मैंने देखा कि आपकी बुक सेल्फ में रामायण रामचरितमानस भी है और उसकी टीकाएं भी हैं, विज्ञान की किताबें भी हैं। क्या ये आपके गुरुजी की ही प्रेरणा है कि एक विज्ञानी के कक्ष में उसकी बुक सेल्फ में रामायण और विज्ञान की किताबें एक साथ हैं? यह मेरे दादा दादी जी की प्रेरणा है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग जहाँ गांव में शिफ्ट हुए तो हमारा गांव लगभग 600 साल पहले बसा। ये कहानी है, गांव वाले बताते थे। अच्छा। और आज तो वो विज्ञान से भी जो है हमने क्या किया कि सबका वाई क्रोमोसोम ले लिया और उसको हमने एनालाइज किया तो वो 632 या कुछ ऐसे, मतलब 600-625 साल के आसपास का वो टाइम बता रहा है कि 600-625 साल पहले हम लोग गाँव में बसे। तो गाँव में जब बसे तो जो राजा की छावनी थी वो हमारे दादाजी को मिल गई, क्योंकि दादी जी के वजह से, और वहीं हम लोग अपना घर बनाए। तो अब क्या हुआ कि उसमें एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था। तो पिताजी की बड़ी आसक्ति थी, दादी जी की भी, वो लोग पूजा पाठ, और दादाजी ये लोग भगवान शिव के बड़े पुजारी थे। तो इन लोगों ने शिव मंदिर को और बेहतर बनाया और फिर वहीं से जो है वो हर रविवार को रामायण का पाठ शुरू हो गया। गांव वाले लोग आते थे और अगल बगल के लोग। तो मैं क्या किया कि रामायण का अर्थ पढ़ने में और रामायण की किताबें पढ़ने में मेरी बड़ी जो है इच्छा थी, बड़ी जागृति थी। मन बड़ा करता था कि मैं जो है ये सब किताबें पढूं। तो मैं उठा करके जब भी मौका मिलता था अपना पलट लेता था, अर्थ सहित वाला रामायण जो मुंबई वाला है, मोटा वाला। तो और दादी बीच में कहानियाँ सुनाती थी। दादाजी भी जो है रामायण महाभारत की कहानियाँ, हम लोग मतलब ऐसी कहानियाँ थी कि हम लोग के ज़बान पे जो है वो बचपन से ही ये सारी कहानियाँ हम लोग बचपन से सुनते थे। लेकिन इसमें जो है एक बड़ी ख़ास चीज़ थी कि दादाजी की मृत्यु तभी हो गई जब मैं 4-4.5 साल का था। तो जो शुरुआत की कहानियाँ थी वो दादाजी से सुनता आया था, कुछ ही उसमें से याद है। लेकिन दादी जी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक उनका हम लोगों के साथ रहा समय। तो इस वजह से 2008 में दादी जी का देहावसान हुआ। तो इस वजह से हम लोग उनसे जो है वो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और चूँकि वो ऐसे परिवार से थी, इस वजह से उनका संस्कार भी इस तरीके का था कि वो हम लोगों के लिए बड़ा जो है बड़ा ही रोचक और बड़ा हम लोगों के लिए प्रेरणादायक था। तो इस वजह से दादी जी की जो कहानियाँ थी वो अभी भी मुझे जोड़े रखती हैं। और इसके साथ एक और चीज़ थी कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे बचपन में जो है गांव में जा कर के। तो गांव जो था उसमें सारे कास्ट के लोग हैं और सारे कास्ट के बच्चे आते थे क्रिकेट खेलने। तो उसमें एक कास्ट है मुसहर। तो मुसहर लोगों के पास एक और भाषा थी जिसमें वो अपने कोड वर्ड में बात करते थे। अच्छा। तो तभी से मेरे दिमाग में था कि मुसहर के पास ये कौन सी लैंग्वेज है जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। जब मैं उस लायक हुआ तो मैंने क्या किया कि मुसहर लोगों के सैंपल कलेक्ट किया और एक बहुत ही ज़बरदस्त पेपर पब्लिश हुआ, जिसको फिर मैं जा कर के नेशनल जियोग्राफिक में भी उसको प्रेजेंट किया हूँ कि मुसहर लोगों का डीएनए क्या है। क्योंकि उन्होंने भाषा तो अपनी बदल दी थी, लेकिन उनका डीएनए जो था वो संथालों के साथ मैच कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है। तो इसलिए क्या हुआ कि ये किताबें मैं अभी भी क्यों इसलिए रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मुझे अपनी रिसर्च के बारे में मिलती है ना।
किस कास्ट के बारे में क्या लिखा गया है, किस ट्राइब के बारे में क्या लिखा गया। फिर रामायण वाला जो शोध है जिसमें कि रामायण की अलग अलग जनजातियाँ जो है, कोल, भील, ये सारी गोंड और शबरी, ये सारी जो ये देखिए सामने लगा हुआ है, ये रामायण की जनजातियाँ हैं जी। तो इन जनजातियों के ऊपर भी शोध, केवल वही मेरा जो फाउंडेशन है जो मेरे दादा दादी का बनाया हुआ है, उसके वजह से ये शोध मैंने कंडक्ट किया। और अब हम चलते हैं उस तरफ। डॉक्टर प्रोफेसर लालजी सिंह जी के नेतृत्व में आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। जी, ट्रेनिंग पूरी कहाँ हुई वो? हाँ, वो तो ट्रेनिंग का भी तो एक भाई हर चीज़ का अच्छा बुरा पहलू होता है। हाँ। ट्रेनिंग का भी एक पहलू ये है कि मैं जो है वो ये कॉर्नर था, है ना, तो हम लोग रात में काम करते थे क्योंकि इतनी भीड़ थी लोगों की कि रात में जो है वो 1-1, 2-2 बजे तक काम करते थे। तो जो पीसीआर्स थे उनके स्लॉट बुक करने पड़ते थे, तब जा कर के मिलते थे। तो अब लालजी सिंह का काम ही है, जैसा मैं बताया कि वो आते थे, अपना फ्लोर पे जाते थे, स्विच ऑफ करते थे, जहाँ कोई काम नहीं कर रहा वहाँ की लाइट बंद करते थे। तो संयोग से हुआ क्या कि एक -20 का फ्रिज सामने रखा हुआ था और यहाँ टेबल पड़ी हुई थी। मैंने क्या किया कि -20 के फ्रिज से एक बॉक्स निकालना था, उसमें से कुछ जो है वो रसायन निकाल के हमको एक काम करना था। हमने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और लालजी सिंह उसी समय आ गए। फ्रिज का दरवाज़ा खोल के मैं यहाँ रख करके सामान निकाल रहा हूँ और लालजी सिंह ने देखा कि मैं फ्रिज का दरवाज़ा खोल के छोड़ दिया हूँ और यहाँ सामान निकाल रहा हूँ। 2-3 सेकंड का समय था, इतने गुस्सा हुए उन्होंने, एक स्कॉटिश लहजे में ऐसा डांटा मुझे अंग्रेजी में कि तभी से मेरे समझ में आ गया कि कितना सीरियस होना चाहिए काम करने के लिए, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको उतना ही कंज्यूम करना चाहिए। तो वो एक सीख थी जो लालजी सिंह ने मुझे दी कि जब जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही करिए। अगर आपको फ्रिज खोलना है तो फ्रिज खोलिए, सामान निकालिए, फिर फ्रिज बंद करिए, उसके बाद फिर इस सामान को ले जा कर के वापस रखिए। तो यहाँ से सर की डांट सुनने के बाद फिर सर को लगा कि उसको शायद ज़्यादा बुरा लग गया है। अगले दिन मुझे बुलाए तो लालजी सिंह की एक बड़ी ख़ास चीज़ होती थी कि आपको किसी चीज़ के लिए कंसोल करने के लिए अगर बुला रहे हैं तो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे, आपसे कुछ ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ की वो आपको ये शो करें कि तुम बेहतर कर रहे हो। तो अगले दिन बुलाए और मेरे शोध के बारे में लगे पूछने की कहाँ तक पहुँचा है, क्या पहुँचा है। अच्छा, ठीक, ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ज़रा इसको आगे बढ़ाओ। और फिर निकलते निकलते लास्ट में बोलेंगे कि ज़्यादा दुखी तो नहीं हो गए थे। तो ये थे लालजी सिंह। उनका ये था कि आपको इतना बूस्ट अप कर देंगे कि आपको लगेगा कि मतलब सर लग रहा है भूल गए, फिर जब जाते जाते कहेंगे कि ज़्यादा बुरा मत मानना, वो मेरी आदत है। तो सब कुछ एकदम बराबर है। सब बराबर कर देते थे। फिर उसके बाद आपके एक विशुद्ध वैज्ञानिक के रूप में जब आप तैयार हो गए तो पहला कौन सा प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया और उसका अंजाम क्या हुआ? ये देखिए, धीरे धीरे समय के साथ होता क्या है कि आपको ये महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके न चाहते हुए भी हो रहा है ना। तो उस समय सीडीज़ थी, सीडी में डाटा स्टोर किए जाते थे। हम लोग, मैं पहुंचा और मेरे साथ एक और मेरे मित्र विजय सिंह, वो मेरे सीनियर थे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के, वो भी उसी समय ज्वाइन किए थे लैब में। तो हम दोनों लोग एक प्लान कर ली कि हम दोनों लोग मिल के काम करेंगे। ठीक उसी समय 2000 सैंपल आंध्र प्रदेश से आए, तो 2000 सैंपल हम लोगों को प्रोसेस करना था। और शुरू में हम लोगों को 1 साल के लिए जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब मिली थी, वही जो इंटरव्यू हम लोग दिए और इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए। तो अब हम लोगों को लगा कि हम लोग साल भर यही बीत जाएगा कि 2000 सैंपल है, हम लोग आइसोलेट करेंगे। लेकिन विजय सिंह ने यहाँ बड़ा अच्छा टैक्टिक्स लगाया कि कुछ ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते थे, तो 45-50 बच्चे आए थे, सबको 10-10, 5-5 सैंपल बांट दिया और सारे लोगों ने सैंपल को निपटा दिया। तो हम लोगों को क्या हुआ कि इंडिपेंडेंटली सोचने का मौका मिल गया। अब हम लोग एक सीनियर थे, अविनाश जी, अविनाश रसालकर, उन्होंने कुछ सीडियाँ रखी हुई थी और उनका उसी समय स्विट्ज़रलैंड में सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ज्ञानेश्वर एक कॉर्नर में सीडी रखी हुई है। जब वहाँ पहुँच गए तब वहाँ से फ़ोन किए, तुम जा कर के उन सीडी को निकाल लेना, उसमें कुछ डेटा है। तो 2 दिन मैं बीमार था, तीसरे दिन मैं पहुँचता हूँ तो देखा कि लैब की सफाई हो रही है।
और मैं देखा तो वहाँ कोई सीडी नहीं थी। वो सीडी उठा कर कूड़े में डाल दी गई थी। मैं दौड़ा, कूड़े में से सीडी निकाला हूँ और फिर उन सीडीज़ को मैं चेक करना शुरू किया। 3 साल से सीडी ऐसे ही पड़ी हुई थी, कोई उस पर कुछ नहीं हो रहा था। जब सीडीज़ को निकाल के देखा तो उसमें अंडमान की जनजातियों के सीक्वेंसेस थे, है ना, ओंगे, जरावा, इन सब के सीक्वेंसेस थे। क्योंकि 2002 में लालजी सिंह गए थे वहाँ, उन्होंने सैंपल लिया और 2003 में इन लोगों का एक करंट बायोलॉजी का पेपर आया था जिसमें अंडमान की जनजातियों के बारे में बताया गया था। तो उसी समय पूरा छोटा छोटा पार्ट ऑफ जीनोम का सीक्वेंसिंग इन लोगों ने किया था, लेकिन इन लोगों ने पूरा जीनोम भी सीक्वेंस कर दिया था, लेकिन किसी को एनालिसिस आई ही नहीं या कोई किया ही नहीं, है ना। तो अब वो सीडी मेरे हाथ लगी, मैं गया उसको देखने लगा तो मेरी आंखें एकदम फट गई कि अरे ये तो बहुत बड़ा डेटा है, अब इतना बड़ा डेटा उसको एनालाइज कैसे करूं। फिर मैंने कोशिश करना शुरू किया। रात में जाता था, जो है 11-12 बजे से काम शुरू करता था, सुबह 4 बजे तक काम करता था, फिर जाके सो जाता था। ये 1 हफ्ते तक मेरा रूटीन प्रोसेस रहा। 1 हफ्ते में मैंने डिकोड कर लिया कि इसको कैसे एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद जब एक रिज़ल्ट आया तो जो जैसे ये ट्री बना हुआ है ना, उस तरीके का मैंने हाथ से ट्री ड्रॉ किया और इसका एक एक्सपर्ट थे थॉमस किवीसील्ड इस्टोनिया में, उनको मैंने वो ईमेल से भेजा कि ये अंडमान के सीक्वेंसेस थे जो मैंने एनालाइज किए, मेरे इतना समझ में आया। तो देखने के बाद जब वो उनको मिला तो एकदम उछल गए, खैर यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त डेटा है। ये डेटा ये बता रहा है कि अफ्रीका से जब मानव चला तो पहली बार उसने सदर्न रूट पकड़ करके वो पूरे ऑस्ट्रेलिया तक गया। वो डेटा ये बता रहा था, पहली बार ये इस तरीके की बहुत बड़ी डिस्कवरी। कितने हज़ार साल पुरानी? 65,000 साल पहले। 65,000 साल पुरानी। और अंडमान वाले, निकोबार वाले नहीं, अंडमान वाले जो जनजातियां हैं वो उसी की जो है रिमेनेंट है, मतलब वो लोग लिविंग फॉसिल हैं एक तरीके से। क्या बात है। तो ये रिज़ल्ट मिला तो अब उसने कहा कि इसको और डिटेल में एनालाइज करो। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था। फिर सारा काम होता है, सारा एनालिसिस करके, सारा कुछ पेपर रेडी करके तब मैं लालजी सिंह थंगराज सर को बताता हूँ कि उस आदमी ने इसको, भाई मेरी बात पे उतना भरोसा नहीं होता, उस आदमी ने इसको वेरीफाई किया हुआ है, अब हम लोग पेपर बना सकते हैं। पेपर ऊपर सब तैयार हुआ। जब लालजी सिंह ने वो आपका काम देखा तो उनका रिएक्शन क्या था? उनको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने उसकी चिट्ठी पढ़ी, क्योंकि उस समय प्रिंट आउट लेकर के मैं गया था, तब उनको लगा कि जो है काम हुआ है। फिर भी वो मतलब एक्सप्रेस नहीं करते थे, फिर भी उनका ठीक है इसको भेजो, जब वर्ल्ड वाले इसको रिव्यू करेंगे तब समझ में आएगा कि ये कितना सही है ना। तब भी उनका डाउट था, बरकरार था। तो उस पेपर को उन लोगों ने पीएनएज में डाला। पीएनएज एक जर्नल है ना। तो पीएनएज वाले ने क्या किया कि नेक्स्ट डे वापस भेज दिया। उन्होंने कहा 5-5 सैंपल थे, तो 5 सैंपल कम सैंपल है, इसलिए उनको क्या पता कि अंडमान में कुल 98 लोग हैं और उस जो ट्राइब थी उसके 98 लोग खाली थे, तो उसमें से 5 लोग बहुत होते हैं। तो पेपर आता है वापस, मैं पहुंचता हूं लैब, उस समय तक कोई लैब में नहीं था, मैं उठा करके पेपर को साइंस में डाल देता हूं। पीएनएज मतलब 3rd ग्रेड का जर्नल था, साइंस सबसे टॉप ग्रेड का जर्नल है, मतलब उससे ऊपर वाले जर्नल में डाल दिया। साइंस बहुत बड़ा जर्नल है। तब तक न लालजी सिंह का उसमें कोई पेपर था, न थंगराज का कोई पेपर पब्लिश हुआ था उस बड़े जर्नल में। बड़ा रिस्क लिया मैंने, ये डर भी था कि ये लोग जान जाएंगे कि अपने मन से उठा, भाई उस समय स्टूडेंट का क्या जो है वो अहमियत होता है। अपने मन से उठा के डाल दिया तो इसको फायर करो, हटाओ, जो लैब का रेगुलेशन है वो नहीं फॉलो कर रहा है। लेकिन वो पेपर रिव्यू में चला गया, रिव्यू हो गया, और रिव्यू हो करके उसका कुछ कमेंट्स आया। तब जो है भागते हुए लालजी सर आए, क्योंकि उन्हीं के पास वो करस्पॉन्डिंग ऑथर थे। भागते हुए आए, ज्ञानेश्वर इसका कमेंट आया हुआ है और ये पेपर लगभग एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा सर मैं कहा था ना कि ये एकदम करेक्ट डेटा है। कहे लग तो रहा है भाई, 4 रिव्यूअर उसके थे, 4 रिव्यूअर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा डेटा है ये, इसको जल्दी से करो। फिर हम लोग जल्दी से करके उस पेपर को सबमिट किए और फाइनली वो एक्सेप्ट हो गया, है ना। क्या बात है। अब पेपर जब एक्सेप्ट हो गया तो बहुत बड़ी बात है भाई, सीसीएमबी के लिए, मतलब भारत के लिए इतना बड़ा पेपर जो है छपा नहीं था। ज़िंदगी का मेरा पहला पेपर था वो। ये किस सन की बात है? ये 2005 की बात है। 2005 में ही ये पेपर छपा था। और उसी समय 2004 के दिसंबर में जब ये पेपर तैयार हुआ था, सुनामी आया और लोगों ने कहा कि अंडमान की सारी जनजातियाँ ख़त्म हो गई सुनामी में। लेकिन कुछ नहीं, एक भी आदमी की डेथ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही पता लग गया कि सुनामी आने वाला है और अंडमान के सबसे ऊंची जगह पे चले गए। क्या बात। तो 1 महीने तक ये दुविधा थी कि वो लोग पूरी की पूरी वाइप आउट हो गए होंगे। तो हमको लगा कि भाई जो हम लोग काम किए
ये तो एक तरीके से आखिरी काम हो गया इनके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद जब ये पेपर पब्लिश होता है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक डार्कर फेस की तरफ ले जाता हूँ। पेपर पब्लिश होता है, इस पेपर की रिलीज़ डेट फिक्स होती है, पूरे विश्व की मीडिया जो है आती है। CCMB का रूम होता है जहाँ की सब कैमरे लगे हुए हैं, बड़े बड़े कैमरे, BBC, रॉयटर, जितने भी इंटरनेशनल जो है वो लगे हुए हैं। उस दिन मेरे साथ जो है हम लोगों को एक कमरा मिला रहता है, जिसमें मैं, अजय पाठक जी और ये विजय सिंह जी, हम तीनों लोग इस कमरे में रहते हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूँ आज कौन सा शर्ट पहन के जाऊँ, भाई आज तो मीडिया के सामने पेशी होगी, एकदम तैयार होके जाना है। तो गया मैं तैयार व्यार होके, और पूरा मंच लगा हुआ है, लालजी सिंह ने अपना पूरा सारा बताया कि कैसे क्या हुआ। फिर उन्होंने थंगराज सर को बुलाया जो दूसरे PI थे कि ये इन्होंने सारा काम किया, या वह सब हो गया। हमको कहीं बुलाया ही नहीं गया। बड़ा हमें दुख हुआ कि भाई मैं भी स्टूडेंट था, असल में काम तो रियलिटी में मैंने किया था। तो तब से मैंने ये ठाना कि अगर मैं कभी PI बना तो स्टूडेंट को हमेशा आगे रखूँगा, क्योंकि आपको आगे नहीं रखा गया था इसलिए आपने ये तरक किया। नहीं, वो एक बड़ा फोर्स होता है, वो एक बड़ा पावर होता है, उसके वजह से ही जो हैं वो आप हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ लालजी सर को या थंगराज। नहीं, बिल्कुल सही बात। लेकिन शायद उस समय इस तरीके का सिस्टम रहा हो कि PI ही आगे खड़ा होता है। हाँ, ये बात, या लीडर आगे खड़ा होता है, लेकिन उस लीडर के पीछे जो स्टूडेंट है उसको एप्रिसिएशन ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये मैं कभी नहीं चूकता हूँ। ये यात्रा आगे कैसे बढ़ती गई, और जो सबसे रोचक, और ये तो एक हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने तय कर रखा था कि आपको वो CDs का खजाना मिलेगा, फेंकते फेंकते भी वो मिल जाएगा आपको, और आप उस पर काम करेंगे। वही मैंने सोचा कि 3 साल तक रखा हुआ है, सारे लोग देखें, किसी को नहीं समझ में आया कि क्या करना है। वो आपके लिए वो कैसे मेरे लिए, प्रकृति ने वो आपके लिए ही रखा हुआ था। लेकिन इसके बाद जो फेज बदलता है जी, आप भारत से बाहर जाते हैं। उसके बाद CCMB हैदराबाद में जो है वो, जब हम लोग जाते थे लंच करने तो लोग दिखाते थे कि देखो वही लड़के हैं, है ना। तो मतलब CCMB में खूब भौकाल बन गया अपना, एकदम सारे PI सब जानने लगे कि भाई यही हैं अंडमान के काम करने वाले। फिर फ्री हैंड मिल गया हमको लैब में। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो मार लगाई है, मतलब 20 पेपर जो है 2 साल के अंदर छाप के धर दिया, है ना, बहुत सारे अलग अलग। तब मेरा जो है वो रियल समझ में आया कि मुझे करना क्या है। फिर भाई PhD भी करनी थी, तो वो जो बंदा था थॉमस किवीसिल्ड, जो कि इस्टोनिया वाला था, उस बंदे के साथ मैं लगातार जुड़ा हुआ था। कई सारे पेपर में उसकी मदद, और मैं सीख रहा था उसके साथ, तो मैं डायरेक्टली उसके टच में था। यहाँ सबसे बड़ी ख़ास चीज़ मैं डॉक्टर थंगराज को कहूँगा, जो मेरे PI थे उस समय। फिर जो टॉप PI थे वो लालजी सिंह थे। तो लालजी सिंह से कभी कभार मुलाकात होती, थंगराज सर से रोज़ होती थी। तो थंगराज सर का ये कहना था, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जो है प्लस पॉइंट था, कि उन्होंने कहा कि तुम डायरेक्टली उससे बात कर सकते हो, जबकि जनरली जो इंडियन PI होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं वो जनरली कहते हैं कि मेरे थ्रू ही बात करो, तुम डायरेक्टली नहीं बात कर सकते। ये बहुत बड़ा एहसान है उनका हमारे ऊपर, और आज इसी साल उनको पद्मश्री भी मिला थंगराज सर को। तो उससे डायरेक्टली जब मैं बात कर रहा था, तो एक दिन मैंने एक्सप्रेस किया कि भाई ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, पेपर तो छाप रहा हूँ, लेकिन मेरा PhD का क्या है। तो ईमेल का जवाब आता है कि मेरे पास एक पोजीशन है, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर सकता हूँ। भाई मेरे लिए तो एकदम वो इतना बड़ा व्यक्ति अगर कह रहा है, क्योंकि वो उस समय इस एरिया का सबसे बेस्ट साइंटिस्ट था पूरे वर्ल्ड में। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं एकदम आ जाऊंगा। पर उसने कहा 2 चीज़ें हैं, एक यहाँ बहुत कम पैसा मिलता है, एस्टोनिया बहुत उस समय गरीब देश था, यूरोप में था, लेकिन वहाँ एस्टोनियन क्रोना चलता था, जो 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से था वहाँ सैलरी, और जो केवल 10 महीने मिलेगी, 2 महीने नहीं मिलती है। और उसके साथ यहाँ ठंडा बहुत पड़ता है, ये मई का महीना है, और देखो पत्तियों पे यहाँ फ्रॉस्ट बनी रहती है, तो ठंडा बहुत है। मैंने कहा भाई साहब तुम हमको 2 टाइम का खाली हमको खाना दे दोगे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है कि तुम्हारे साथ मैं काम करूँ।
उसके बाद उस समय तक ये भी जानकारी नहीं थी कि इस्टोनिया है कहाँ, है ना। तो उसके बाद अपना बैग पैक किया। हैदराबाद में +34 डिग्री था, वहाँ से मैं उड़ा इस्टोनिया के -34 डिग्री की तरफ, -34 में पहुँच गया। लेकिन -34 का जो शौक था उसने भगवान की कृपा से मुझे ज़िंदा रखा। और उसके बाद फिर मैं एक आध बार छोटा मोटा बीमार पड़ा होगा, बहुत बीमार पड़ा नहीं। तो ये एक जर्नी थी जो इस्टोनिया में पहुंच चुकी थी। और इस्टोनिया में पहुंचने के बाद जो मेरी नर्चरिंग हुई है, वहाँ मैंने सीखा कि एक साइंटिस्ट को कहाँ ज़रूरत है, कहाँ काम को रोकने की, क्योंकि विज्ञान देखिए नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप एक्सपेरिमेंट करते जाइए, कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि विज्ञान को यहाँ रोकिए और फिर पेपर पब्लिश करिए, फिर आगे बढ़िए। तो वो ऐसा नहीं कि हम 10-20 साल काम करें तब पेपर पब्लिश करें, हम काम करते जाएं, पेपर पब्लिश करते जाएं, और इस तरीके से हमारी जर्नी बढ़ती जाएगी। तो वो एक बड़ी कि कहाँ रुकना है, ये चीज़ मैंने वहीं सीखी। फिर वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अगर वहाँ जो है मैंने एक बार कह दी कि मैं जो है शराब नहीं पीता हूँ, तो फिर कोई दोबारा आपसे ज़बरदस्ती नहीं करने जाएगा या दोबारा नहीं कहेगा कि आप शराब पीजिए। तो जो आप कहेंगे कि आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो वहाँ कोई नहीं आपसे क्वेश्चन करने जाएगा कि तो पूरा फ्रीडम है, वहाँ कुछ भी आप कर सकते हैं। और वहाँ ये था कि हमें जिस केमिकल की ज़रूरत है वो आज मैं कहता था, अगले दिन ऑर्डर हो जाता था। और हर साल का एक वो निकलता था स्टेटिस्टिक्स, तो उसमें क्या होता था कि पूरा लैब जितना सीक्वेंसिंग किया है, 10,000 सीक्वेंसिंग में 5,000 मेरा होता था, 5,000 में और लोग रहते थे। तो वहाँ जो फ्रीडम मुझे मिली, मैंने ज़बरदस्त काम किया। वहाँ मैं पहुँचता था 11 बजे तक लैब, और रात के 2 बजे तक काम करता था। क्या बात है। और फिर उस समय शहर खाली था, चुपचाप पैदल अपना हॉस्टल पहुँचता था और पहुँच करके फिर सो जाता था। सुबह जो खाना बना लेता था, क्योंकि वहाँ जो है फल ये वो सब मिला के एक साथ सारी सब्जियाँ और थोड़े से बीन्स मिला करके मैं एक साथ एक खिचड़ी टाइप का बनाता था। सुबह बना के शाम को भी वही खा लेता था। यही मेरी दिनचर्या थी। तो इससे क्या हुआ कि मुझे जो काम करने का तरीका है वो मैंने सीखा। फ्रीडम था जो काम करने का, कि आपको कोई रोक टोक नहीं, आप अपने से प्लान करिए। तो मेरी सोचने की जो शक्ति है, जो प्लान है अलग अलग पॉपुलेशन को लेकर के बनाने की, वो मेरी बनती चली गई। और फिर मुझे जो है एज ए फ्रंट लाइन जो है वर्कर पेश किया जाने लगा। कहीं भी जाता था तो मुझे प्रायोरिटी मिलती थी। फिर वर्ल्ड के और साइंटिस्ट लोगों से मैं जुड़ा। तो इन चीज़ों ने मुझे जो है एक अलग तरीके की जो है ऊर्जा प्रदान की, जिससे मैं जो है आगे बढ़ता चला गया। और इसके बाद अगली आपकी धमाकेदार खोज कौन सी थी? उसके बाद तो भैया लाइन लग गई। सबसे बड़ी उसके बाद जो दूसरी खोज थी जो नेचर में छपी थी, वो थी जूइश लोगों के ऊपर, यहूदी लोगों के ऊपर। तो एक दोरोन बेहार करके वैज्ञानिक हैं जो खुद भी ज्यू हैं और इज़राइल में रहते हैं। उनके घर भी हम लोग जा चुके हैं। तो वो इस्टोनिया उस समय आए हुए थे। उन्होंने बात करना शुरू किया ज्यू के बारे में। तो भाई इंडिया में केरला में ज्यू रहते हैं, मुंबई में ज्यू रहते हैं, और वो देखने में भी थोड़े थोड़े इंडियन टाइप लगते थे। आप पंजाबी लोगों को देखेंगे और उनको देखेंगे, भाई इजरायली वाले काफ़ी कुछ मैच करते हैं भारत वालों के साथ। तो हम लोगों की थोड़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ पूरे विश्व के जो है वो यहूदी लोगों के ऊपर, देखना चाहता हूँ कि इनका डीएनए क्या कह रहा है। तो भारत के यहूदियों का सैंपल जो है वो तुम एनालाइज़ करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए। तो उनके मिलने के पहले ही मैं अपना कॉन्टैक्ट से जो है सैंपल अपने मंगवा चुका था, और मैंने जो है यहूदियों का सैंपल जोड़ करके उनको एक अच्छा क्लू दिया कि भारत के यहूदी कैसे हैं और पूरे यहूदियों का डीएनए जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे मिलता है। फिर हम लोगों ने मिल करके उस पेपर को नेचर में डाला और नेचर में एक्सेप्ट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी उस समय। और उस समय जो है वो जो साइंस में हुआ था कि मैं पीछे था, उस समय आगे की रो में खड़ा था, और वो एक भी सपना पूरा हुआ। मेरा कोई सपना नहीं था, लेकिन वही एक वो जो बचपन की ये रहती है कि कैमरे के सामने आपको भी खड़ा किया जाए, आपको भी कुछ क्रेडिट दिया जाए, वो चीज़ थोड़ी मिसिंग हो गई थी वहाँ। जो फिर अब मिलनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद
यूरोप में जो है वो जिप्सी लोग जो कि भारत से गए हुए हैं, ये बहुत क्लियर नहीं था कि वो भारत से गए थे तो कब गए थे, ये सारी चीज़ें, वो भी काम बहुत बड़ा हुआ। फिर पारसी लोगों पे काम किया, वो भी बहुत बड़ा काम हुआ। फिर रामायण की ट्राइब्स पे काम करना शुरू कर दिया। वही मैं आना चाह रहा था, मेरी जिज्ञासा थी वो यही थी कि जिस समय आप रामायण पर काम कर रहे थे, रामायण के उन जनजातियों पर काम कर रहे थे, रामायण काल की उन जनजातियों पर, लैब में जब आप इन पर काम कर रहे थे तो उस समय आपको अपनी दादी की कोई कहानी इससे कोई रिलेट होती हुई समझ में आई थी क्या? जी बिल्कुल। देखिए भैया, जब आप देश से दूर होते हैं ना, तब देश के बारे में ज़्यादा समझ आती है और देश के बारे में ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, क्योंकि वहाँ से जो आपको इनपुट मिलता है वो जनरली अनबायस्ड होता है। तो तब आपको समझ में आता है कि भारत आखिर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो अब आप जब यहाँ से निकले हों, ऐसे जगह गए हों जहाँ की 6-7 महीने लगभग बर्फ़ें जमी हुई है, धूप जो है वो अगर साल भर में 1 महीने निकल जाए तो बड़ी बात है, जाड़े में दिन जो है 2 से 3 घंटे का होता है और गर्मी में 15-16 घंटे का हो जाता है। तो ये बड़ा अनइवन टाइप का, और आप अंदर कुछ कपड़े पहने, फिर बाहर जाते समय पूरा लबादा ओढ़ें, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको प्रेरित करती हैं कि आप पुनः रामचरितमानस की तरफ जाएं और उसको पढ़ें, है ना। तो रामचरितमानस जो मैं अपने साथ ले गया था, जब अकेला था वहाँ, तो जब लगता था कि क्या मैं यही करने आया हूँ, फिर कुछ पेपर पब्लिश हो जाता था, थोड़ी खुशी होती थी। फिर लगता था अब क्या कभी भारत जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, या फिर यहाँ जो है वो कितना समय तक रहना होगा। तो ये सब अलग अलग चीज़ें आती थी, तो उसको दिमाग को शांत करने के लिए रामचरितमानस उठाता था। तो जब उठाता था तो उसके बाद तो कोल भील गोंड ये सब उसमें भी आते थे, सैंपल भी लैब में रखे हुए हैं। तो हमने कहा कि जो दादी कहानी सुनाती थी, जो भिलनी वाला बेर वाला जो गाना भी गाती थी, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो जो सबर वाले, जो सबरी वाले, जो सबर अभी ग्रुप है उड़ीसा में, क्या उसके साथ कोई कनेक्शन है। तो मैंने सबसे पहले उसका निकाला सैंपल और फिर उसका डीएनए एनालिसिस करना, क्योंकि वहाँ बड़ी फ्रीडम थी, आप कुछ भी करें, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को प्रोजेक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। जब रिज़ल्ट आए, पेपर छपे, तब सब लोग जानते थे कि क्या हो रहा है। तो जब हमने इनका रिज़ल्ट निकाला तो इनका भी दिखने लगा कि ये लोग एक तरीके से भारत की फाउंडेशन बनाती हैं, और भारत की कास्ट हो या ट्राइब हो, सबके पास इनका डीएनए है। तो फिर मैंने और रामायण के पन्ने पलटने शुरू किए, तो उसमें कोल भी है, उसमें भील भी है। तो ये सारे जो है वो सबके सब सैंपल हमने निकाले और सारे के सारे सबका डीएनए कर डाला, और सब देखा तो ये तीनों के तीनों जो है वो भारत का जो है वो एक तरीके से नींव बना रहे हैं, अनुवांशिक नींव जिसको हम कह सकते हैं। कोल भील और गोंड। जी जी। तो तब मुझे लगा कि ऐसे ही नहीं रामायण में लिखा हुआ है। फिर रामायण के काल का निर्धारण वाली बात आई कि इसके काल को कैसे निर्धारित किया जाए। तो चूँकि रामायण के समय का तो कोई ऐसा डीएनए हमको मिला नहीं है, तो उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन जो भी लोग टाइमलाइन बताते हैं वो जनरली 5000 से 7000 साल रामायण का टाइम बताते हैं, क्योंकि महाभारत के बाद रामायण हुआ है, तो 5000 साल महाभारत, मतलब महाभारत बाद में हुआ है, रामायण पहले हुआ है, तो 5000-7000 साल। तो उस टाइमलाइन को जब हम लेकर के काम करना शुरू किए तो हमें ये समझ में आया कि ये लोगों की जो एंसेस्ट्री है वो लगभग 40,000 साल से ऐसे ही है ना। तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि ये लोग जिस रीजन में, जहाँ कहा गया कि जहाँ रामायण में वर्णित है कि कौन कौन से जो है रीजन में रह रहे थे, वहीं के सैंपल हैं, तो इसका मतलब कि ये बड़े लंबे समय से वहाँ रह रहे थे। और जब भगवान राम रास्ते से जाते हैं तो उनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है। तो ये काफ़ी कुछ इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि भाई जो रामायण में वर्णित जनजातियाँ हैं उनका डीएनए बहुत पुराना है, वो भारत की नींव बना रही हैं, और तो और वो लोग जो है वो जिस एरिया में रह रही हैं बड़े लंबे समय से रह रही हैं। तो ये कई सारे जो पॉइंट्स थे वो बड़े क्लियर तरीके से बता रहे थे कि ये सारी घटनाएं सच्ची हैं।